माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को भारत की जो राज्य व्यवस्था है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक चैप्टर है और वह चैप्टर जो है वह है आपका संसदीय व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। उस पे मैं बातें करूंगा और यह जो लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था छठा संस्करण का यह 12 यानी 12वां चैप्टर है। इसका अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में यह संसदीय व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है और उसका क्या प्रावधान है, फिर उसकी प्रमुख तत्व क्या क्या है, वह मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले आप मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करेंगे और देखने के बाद कमेंट करना न भूलेंगे। अब मैं बात करूंगा भारत की राज्य व्यवस्था के जो चैप्टर 12 है, संसदीय व्यवस्था, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, वह मैं जा रहा हूं करने। यानी भारत की संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। जो हमारा संविधान है वह केंद्र और राज्य की जो संसदीय स्वरूप है वो व्यवस्थित करता है। अब अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद अनुच्छेद 72 सॉरी अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 और 75। अनुच्छेद 74 और 75 जो है वह केंद्र में संसदीय व्यवस्था क्या करता है, तो केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। यानी ये जो अनुच्छेद है 74 और 75 वह केंद्र के जो संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है और 164 और 63 यानी 163 अनुच्छेद 163 और 164 जो है अनुच्छेद, वह राज्य की संसदीय व्यवस्था का अनुबंध करता है। तो राज्य की और केंद्र की ये जो 4 अनुच्छेद है वह व्यवस्थित करते हैं। और मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है संसदीय व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था। तो अनुच्छेद 74 और 75 एक करता है यह केंद्र को, यानी यह केंद्र में संसदीय व्यवस्था केंद्र में यह संसदीय व्यवस्था को उपबंध करता है
और अनुच्छेद जो अनुच्छेद 163 और 164 यह राज्य में एक व्यवस्था बंद करता है, संसदीय व्यवस्था बंद करता है। वो बंद करता है। तो यह जो दो अनुच्छेद है इसको बहुत अच्छे से हमें जान लेना है। आधुनिक लोकतांत्रिक जो सरकारें जो है, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, इस समय की जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें ये क्या करती है, तो कहीं न कहीं सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों के मध्य संबंध जो सरकार के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों के जो तीन अंग है सरकार की, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंग का वह अंग के मध्य क्या करता है, उनके बीच संबंधों की जो प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति यानी संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। अब ना यह आधार पर अंगों में प्रकृति के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत में क्या करता है, अलग अलग कर देता है, वर्गीकृत होती है, यह होती है। अब देखते हैं, तो एक कहीं न कहीं जो संसदीय व्यवस्था है वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंगों को प्रकृति के आधार पर वो क्या करती है, संसदीय और राष्ट्रपति के वर्गीकृत होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इस संसदीय को हम कैबिनेट सरकार, संसदीय सरकार को क्या कर सकते हैं, कैबिनेट सरकार, इसे कैबिनेट सरकार भी कह सकते हैं। कैबिनेट सरकार, इसे हम सरकार का वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर, सरकार का वेस्टमिंस्टर, या इसे हम सरकार का उत्तरदायी यानी उत्तरदायी सरकार भी कह सकते हैं।
उत्तरदायी सरकार भी कह सकते हैं। कह सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सरकार की जो व्यवस्था की, तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में ये संसदीय व्यवस्था प्रचलित है। कहाँ कहाँ? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में, उसके बाद है आपका जापान संसदीय व्यवस्था, उसके बाद है आपका कनाडा, और भारत में ये संसदीय व्यवस्था है। ये जो देश है इसमें संसदीय व्यवस्था है। वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति सरकार को हम गैर सरकार, या उसे हम उत्तरदायी सरकार, गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे तरफ, तो इसे हम राष्ट्रपति सरकार, या इसे हम गैर उत्तरदायी सरकार, या हम इसको क्या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जो होती है वह है अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार या गैर उत्तरदायी सरकार या गैर संसदीय व्यवस्था अमेरिका में है। अमेरिका के बाद अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में, उसके बाद ब्राजील में, है, रूस है, यहाँ रूस है, श्रीलंका है, आदि देश जो है, इन देशों में संसदीय व्यवस्था नहीं है। यह राष्ट्रपति सरकार है या गैर संसदीय व्यवस्था है। और संसदीय जो व्यवस्था है वह है ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में। तो ये रहा संसदीय व्यवस्था और गैर संसदीय व्यवस्था के देशों में कौन कौन से संसदीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ आपका गैर संसदीय व्यवस्था है। अब इनके प्रमुख तत्व कौन कौन हैं वह मैं बता रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो प्रमुख तत्व कौन कौन थे वह मैं बता रहा हूं। पहला जो प्रमुख तत्व है वह है संसदीय सरकार की विशेषताएं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद संसदीय व्यवस्था के गुण और संसदीय व्यवस्था के दोष, तथा जो लास्ट जो प्रमुख विशेषता है तत्व है वह है स्वीकार्यता के कारण। अब इसमें विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक
विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री के कैबिनेट के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम कहा यानी प्रधानमंत्री की जो शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी है, वही ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा है। ब्रिटिश में राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषण हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक जिसमें क्रॉसमैन उसके बाद है मैकिन्टोश ये सब विद्वानों ने ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगी है। यही स्थिति जो है वो भारत में है। यानी जो क्रॉसमैन और मैकिन्टोश ने ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कही है, और यही भारत पे भी लागू है। ये प्रधानमंत्री शासित सरकार है। अब मैं संसदीय सरकार की विशेषताएं की बात करता हूं, तो इसमें निम्नलिखित जो संसदीय सरकार की विशेषता है, पहला इसमें है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला है आपका नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका कार्यपालिका। अब देखें वास्तविक और नामिक कार्यपालिका क्या है। अब इसमें हम बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति जो होता है वह नामिक कार्यपालिका होती है, जबकि जो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब देखिए इसमें नामिक में राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह कार्यपालिका है, यानी राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हैं वह वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति जो है नामिक कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री जो है वह वास्तविक कार्यपालिका है। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य की मुखिया नामिक, राष्ट्रपति नहीं, यहाँ हम कहें राज्यपाल, तो राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया नामिक होता है, और जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। यानी अब देखिए अनुच्छेद 74 में अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। जबकि यही जो होता है राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने के लिए कार्य संपन्न कराने के लिए परामर्श देता है, मानी परामर्श देता है कि देगी, परामर्श देता है। उसी परामर्श को मानने के लिए, अब उसी यानी परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति जो होता है वह बाध्य होता है। यह होता है नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। तो कहीं न कहीं ये अनुच्छेद 74 में यह दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व है वह मंत्रिपरिषद का करता है और वह कहीं न कहीं राष्ट्रपति के कार्य संपन्न में वह परामर्श देता है। अब दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरा है इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी इसकी जो विशेषताएं है संसदीय सरकार की विशेषताएं, इसमें दूसरा आपका है बहुमत प्राप्त दल का शासक। बहुमत प्राप्त दल का शासक, शासक नहीं शासन। अब इसमें क्या होता है तो कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं राजनीतिक दल को लोकसभा में, राजनीतिक जो दल होते हैं इनको लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती है। वही सरकार बनती है जिनकी सीटें अधिक होती है, जिनका बहुमत होती है उन्हीं का सरकार बनती है और उसी के दल को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यानी जो बहुमत प्राप्त दल का शासक होता है तो कहीं न कहीं केंद्र में या राज्य में जिनका अधिक बहुमत होती है उन्हीं का सरकार बनती है और राष्ट्रपति द्वारा वह प्रधानमंत्री बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की परामर्श से होती है। अब क्या होती है इसमें होता है कि बहुमत दल के नेता को बहुमत दल के इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल को जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत सीटें प्राप्त होती है, वही सरकार बनती है। उसी की सरकार, उसी दल की सरकार बनती है। अब इसमें ये होता है कि इसमें जो उस राष्ट्रपति द्वारा उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
और दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए मतलब ये था। जबकि अगर देखा जाए तो इसका जो राजनीतिक दल है, लोकसभा में बहुमत सीट है तो उनकी सरकार बनेगी, लेकिन अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब है सामूहिक, तीसरा इसमें है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। अब इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? यह संसदीय सरकार जो होती है, संसदीय सरकार, संसदीय सरकार का एक विशेष सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति, यानी मंत्रियों के संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन जो अनुच्छेद 75 में होती कहा गया है। वे एक टीम की तरह काम करती है और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत इस रूप में क्या होती है, इस रूप में प्रभावी होती है, और लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिय परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। चौथा है राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता, एकरूपता। अब इसमें क्या होता है, तो जो इसमें समानतः मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वह राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, और इस तरह की उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में जो मंत्री सर्वसम्मति के लिए बाध्य होता है, तो कहीं न कहीं एक यह राजनीतिक एकरूपता होती है। उसके बाद है दोहरी सदस्यता। तो मंत्री जो होते हैं वह विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अब आते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है, तो जो मंत्री होते हैं वह कहीं न कहीं विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका कार्यपालिका के क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं।
और इसका जो तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना सांसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, बिना सांसद बने वह मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, अगर वह मंत्री बनता है तो उसको 6 माह में उसे संसद बनना आवश्यक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यह जो संसदीय सरकार की विशेषता में जो है वह है छठा में प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब इसमें क्या होता है तो कहीं न कहीं यह सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है और वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का वह नेता होता है। कहीं न कहीं संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इनकी क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आते हैं निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन। यह क्या है तो निचले सदन की विघटन क्या है, संसद के जो निचले सदन जिसे हम कहते हैं लोकसभा, उन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश करता है। और इसका तात्पर्य यह होता है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। उसके बाद आती है गोपनीयता। गोपनीयता क्या है तो जो मंत्री होते हैं वह गोपनीयता के सिद्धांतों पर चलते हैं। जो गोपनीयता होती है वह गोपनीयता के सिद्धांतों पर चलते हैं और अपनी कार्रवाई की नीतियां भी वह गोपनीय रखते हैं और वह निर्णयों की सूचना नहीं देते हैं। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वह गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ इसलिए राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो ये रहा आपका संसदीय सरकार की व्यवस्था है। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो होती है वह भारतीय संविधान के विपरीत और अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति की शासन की व्यवस्था करता है। यानी इसके हमारे भारतीय संविधान के विपरीत जो है अमेरिका के सरकार जो है, अमेरिका के संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार को निम्नलिखित उनकी विशेषताएं हैं। पहला विशेषता यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। वह जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वह राज्य और देश की दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की वह मुखिया होते हैं। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते मुखिया दोनों का मुखिया होते हैं। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है
और सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है, यानी दोनों सरकार का वह नेतृत्व करता है और मुखिया भी होता है। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन किया जाता है, यानी भारत में 5 वर्ष होते हैं और अमेरिका में 4 वर्ष के लिए होता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त उससे नहीं हटाया जा सकता है, यानी ये भी है कि वह उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता है। तीसरा जो है राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट, यानी राष्ट्रपति कैबिनेट को या छोटी इकाई उसे किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। अमेरिका में यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसे गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और एक केवल उनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, यानी समिति के द्वारा वह उत्तरदायी नहीं होती हैं। वे न तो कांग्रेस के सदस्य ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति शासन। अब मैं बात करता हूं संसदीय व्यवस्था के गुण। अब संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या है मैं बता रहा हूं। संसदीय व्यवस्था के जो गुण है वह देखें क्या क्या है। पहला इसमें गुण है विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। दूसरा इसमें यह है उत्तरदायी सरकार। तीसरा इसमें क्या है निरंकुशता का प्रतिषेध। और जो चौथा है वह है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। और जो पांचवा है वह है व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व यह है संसदीय व्यवस्था के गुण, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो सामंजस्य है वह कहीं न कहीं संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि
सरकार के जो विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। जो कार्यपालिका है वह विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं, और परिणाम स्वरूप यह होता है कि इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। यह होते विधायक और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, और दोनों अनिवार्य है। इनका लाभ भी है विधायी संसदीय व्यवस्था में। अब उत्तरदायी जो सरकार होते हैं तो अपनी प्रकृति के अनुरूप जो संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, और मंत्री अपने मूल एवं कार्य अधिकार करने के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और संसद मंत्रियों पर भी विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, इसमें जैसे प्रश्नकाल, उसके बाद चर्चा, स्थगन, प्रस्ताव करना, स्थगन प्रस्ताव, और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि का माध्यम से ये नियंत्रण रखती है सरकार या उत्तरदायी सरकार। अब निरंकुश के प्रतिषेध क्या है, यह बात मैं कर रहा हूं। अब आते हैं निरंकुशता का प्रतिषेध। तो इन व्यवस्था के तहत ये होता है कि कार्यकारी एक समूह में निहित होती है, निहित रहती है। मंत्रिपरिषद न कि एक व्यक्ति में है, जो मंत्रिपरिषद एक व्यक्ति में नहीं है। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुशता या निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। अर्थात कार्यकारिणी जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यानी जो सत्तारूढ़ दल के प्रमुख जो है वह बहुमत खो देने पर यहाँ पे वह विपक्षी दल की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनावों के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इसी तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि विपक्ष, डॉक्टर जेनिंग्स ये कहते हैं कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है, वैकल्पिक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। उसके बाद है आपका व्यापक प्रतिनिधित्व। ऐसे कहते हैं व्यापक प्रतिनिधित्व। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री लोगों का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार यह संभव है कि सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय
इस बात को ध्यान भी वह देता है। तो इस तरह का रहा इसमें आपका संसदीय व्यवस्था के गुण। अब संसदीय व्यवस्था के दोष क्या है वह देखें। संसदीय व्यवस्था का जो दोष है वह क्या क्या है। वह पहला है अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार। उसके बाद है निश्चित नीतियों का निश्चितता का अभाव। नीतियों की निश्चितता का अभाव। निश्चितता का अभाव। तीसरा इसमें है आपका मंत्रिमंडल की निरंकुशता। मंत्रिमंडल की निरंकुशता। और चौथा जो है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। और पांचवा है अकुशल व्यक्तियों द्वारा। कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। तो यह दोष है इसमें। अस्थिर सरकार, नीतियों की निश्चितता का अभाव, मंत्रिमंडल की निरंकुशता, शक्ति पृथक्करण का विरुद्ध, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। तो कहीं न कहीं जो विधायिक अस्थिर सरकार है, तो अस्थिर सरकार में संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार में, यानी संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था न करती है। जो संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है, यानी संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, अगर ना इसका कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री जो होते हैं वह बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपना कार्यकाल को नियमित रख सकें, या एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय संगठन या गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है, जिसमें अस्थिर है। इस अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है, जिसमें मोरारजी देसाई
चरण चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, ये जो लोग थे वह अस्थिर सरकार, मतलब यह कि यह गुजराल यह के नेतृत्व वाली सरकारें इनका उदाहरण थी। यह अस्थायी अस्थिर सरकार की थी। अब आते हैं नीतियों की निश्चितता का अभाव। ये क्या है? नीतियों का निश्चितता का अभाव क्या है? संसदीय व्यवस्था में, तो संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती, यानी संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती। तो यह देख लेते हैं, संसदीय व्यवस्था में जो नीतियां हैं दीर्घकालीन तक लागू नहीं हो पाती। क्योंकि सरकार के कार्यकाल ये होती है कि अनिश्चितता बनी रहती है। सरकार की जो कार्यकाल है उनकी अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित होती जाती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने, यानी जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई जो थे वह कांग्रेस द्वारा बनाई हुई नीतियों को क्या किया? उन्होंने पलट दिया। ऐसे ही कांग्रेस सरकार भी अब इस तरह का कांग्रेस सरकार भी 1980 में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आपस आने पर एक किया, इसी तरह वो भी पलट दिया। मंत्रिमंडल की निरंकुशता अब ये होती है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी जब संसद में बहुमत प्राप्त कर लेती है तो कैबिनेट क्या होती हैं? जो कैबिनेट होते हैं वह निरंकुश हो जाते हैं और वह निरंकुश हो जाते हैं और उनका लगभग जो असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगते हैं। एच.डे. लास्की कहते हैं इसमें निरंकुशता में, H.J. लास्की ये कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी की तानाशाह का अवसर उपलब्ध करा देती है। यानी संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को
तानाशाही तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देता है, उपलब्ध करा देता है। पूर्व ब्रिटिश यह होता है कि संसदीय जो व्यवस्था होती है वह कार्यकारी को तानाशाह की अवसर उपलब्ध करा देती है। यह H.J. लास्की ने कहा है इसको, मंत्रिमंडल की निरंकुशता को लेकर। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट को तानाशाही की शिकायत करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की काल का इसका गवाह है। यह कहीं न कहीं मंत्रिमंडल की यह निरंकुश शासक थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अब आते हैं शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका और जो कार्यपालिका एक साथ क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेता होता है। जो कैबिनेट होता है वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों का मंत्री होता है। जो कैबिनेट होता है कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेता होता है। दोनों का नेता होता है। दोनों नेता होता है। जैसा कि बेगहाट उल्लेख करते हैं, यानी बेगहाट ने कहा है, उन्होंने उल्लेख किया है कि कैबिनेट कार्यपालिका कैबिनेट जो होती हैं वह कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन की तरह कार्य करती है। हाइफन की तरह कार्य करती है। इसी तरह पूरी व्यवस्था शक्तियों का विभाजित करने का वाले सिद्धांत खिलाफ वास्तव में शक्तियां का मेल है। अब है अकुशल व्यक्तित्व यानी अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था में होती है कि प्रशासनिक शासन या कुशलता से परिचित नहीं होती है। संसदीय व्यवस्था कुशलता से प्रशासनिक कुशलता से वह परिचित नहीं होती है, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उनकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती है। इसके जो अतिरिक्त होते हैं वह अधिक मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों और दलीय
गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इसी तरह जो संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना में विशेष गुण और दोष के आधार पर हुए हैं। तो यह इनके संसदीय व्यवस्था के ये दोष हैं। अब स्वीकार्यता के कारण क्या क्या है वह देखते हैं। स्वीकार्यता के कारण, अब इसमें अब स्वीकार्यता के जो कारण है उसमें अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्वीकार्यता के कारण। अब जो स्वीकार्यता के जो कारण थे, वह पहला जो कारण है वह है व्यवस्था से निकटता। दूसरा जो इसमें कारण है वह है आपका उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता। उत्तरदायित्व का अधिक वरीयता। तीसरा इसमें है आपका विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। उसके बाद है आपका भारतीय समाज की प्रकृति। भारतीय समाज की प्रकृति। तो इस तरह का स्वीकार्यता के जो कारण है वह है। अब जो व्यवस्था है, व्यवस्था से जो निकटता है, यह देखें तो कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था है, ये संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यहाँ भारत में जो ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ अस्तित्व में था। के एम मुंशी ने तर्क दिया, के एम मुंशी ने तर्क दिया है कि इस पिछले यानी इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया। इससे हमारी जो संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी रही। इस अनुभव के बाद हम पीछे क्यों जाना चाहिए, क्यों महान अनुभव को खरीदें। अब इसमें जो संसदीय व्यवस्था है और जो शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, वो विशेषताएं क्या है संसदीय व्यवस्था में, ये दोहरी कार्यकारिणी है। लेकिन राष्ट्रपति शासन में यह एकल कार्यकारिणी है। संसदीय में बहुमत दल का शासन होता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होती है। तो इस तरह के इसमें होते हैं। अब आते हैं उत्तरदायित्व का वरीयता। अब यहाँ B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि एक लोग जो तांत्रिक होते हैं, B.R. अम्बेडकर ने यह इशारा किए हैं
कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को दो शर्तों से आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। पहला है स्थायित्व एवं दूसरा एवं उत्तरदायित्व। दुर्भाग्यवश अब तक यह संभव नहीं हो सका कि ऐसी व्यवस्था का खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की जो संसदीय व्यवस्था की वह सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की वरीयता दी है। अब है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के जो बीच में टकराव न किया जाए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और अस्थायी खतरे को वहन नहीं किया सकता। वे चाहते थे कि ऐसे सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। फिर है समाज, जो भारतीय समाज की प्रकृति। भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों यानी इसमें समाज में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोग विभिन्न क्षेत्रों के लोग के हित में यह अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावनाओं के लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो यह कहीं कहीं भारतीय समाज की प्रकृति है। अब आते हैं भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में विभेद क्या है, वह हम चर्चा करेंगे कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में क्या क्या विभेद